आपका चैप्टर है पार्ट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक। इससे संबंधित हमने 8वें चैप्टर में भी इसके कंपाउंड्स को देखा था, केवल उनके बारे में अध्ययन नहीं किया। उनके बारे में अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। हमने इस तरह के कंपाउंड देखे थे, इस प्रकार के ब्रैकेट वाले कंपाउंड से बड़े ब्रैकेट वाले देखे, जिसमें एम होता है, एल एन होता है। एम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, मेटल, यानी वही संक्रमण तत्वों की बात कर रहे हैं। और एल एन मतलब नंबर ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंडों की संख्या। यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़ते हैं, कितने लिगेंड जुड़ते हैं वो नंबर पर डिपेंड करता है उनके। यह ऐसी बड़े ब्रैकेट वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक यौगिक कहलाती है। अब इसकी परिभाषा क्या है ये सब हम आगे अभी सीखेंगे। थोड़ा सा बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम उपसहसंयोजक यौगिक पर आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें भाई, चलें इसमें। तो देखो भाई, जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक यौगिकों को निम्न भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। अकार्बनिक यौगिकों को, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक जानते हैं आप? कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, केवल वे क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो अकार्बनिक यौगिकों को निम्न भागों में विभक्त किया गया है, जिनको आप जानते भी हैं। नंबर 1, साधारण लवण या सरल लवण। साधारण या सरल लवण जानते हैं भाई आप? साधारण लवण क्या होते हैं? जिनमें एक धनायन और एक ऋणायन, यानी एक अनायन और एक कैटायन पाया जाता है, तो क्या कहलाते हैं? सरल लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, Na+1, Cl-1 के संयोग से क्या बनता है? NaCl बनता है। क्या कहलाता है? साधारण लवण कहलाता है। समझ में आ रही है भाई बात? तो एक तो साधारण लवण, दूसरा है मिश्रित लवण। दूसरा क्या है? मिश्रित लवण। तीसरा क्या है? द्विक लवण। और नंबर 4 उपसहसंयोजक यौगिक। तो चारों में हम अंतर सीखेंगे अभी, क्या क्या होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक। इसी को संकुल यौगिक भी कहते हैं, संकुल यौगिक। तो ये 4 प्रकार के लवण लिखे हैं। इनका भी मैंने जो पीडीएफ है आपकी, मैंने पीडीएफ डाल दी है भाई। आपका एनसीईआरटी बुक भी डाल दी है मैंने आपके एप्लीकेशन पर, और उसके अलावा आपकी जो नोट्स है पीडीएफ वो भी डाल दिए हैं। पर आपको अभी स्टार्टअप जो है ये एज इट इज लिखना है, जैसा मैं बता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 सरल लवण। सरल लवण देखो क्या होते हैं, सिंपल सोल्ट बोलते हैं इनको। इन तीनों को पढ़ने के बाद पहुंचेंगे हम संकुल यौगिक पर, उपसहसंयोजक यौगिक पर। ये बात ध्यान रखना, पहले इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे, 1 2 3, उसके बाद में चौथे नंबर पर स्टार्ट करेंगे। तो देखो सरल लवण क्या होते हैं? सरल लवण उन्हें कहते हैं जिनमें एक प्रकार के धनायन तथा एक प्रकार के ऋणायन, एक प्रकार के ऋणायन उपस्थित हों, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सरल लवण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल इसका जैसे मैंने लिखा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में एक ही प्रकार का धनायन होता है Na+, और एक ही प्रकार का ऋणायन होता है Cl-। ऐसे लवण क्या कहलाते हैं? इन दोनों से निर्मित लवण NaCl क्या कहलाता है? सरल लवण कहलाता है। क्लियर? चलो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। NaCl के अतिरिक्त हम MgCl2 भी ले सकते हैं। देखो भाई, MgCl2 भी एक सरल लवण का उदाहरण है। कैसे? देखना,
Mg+2 एक ही प्रकार का धनायन है और Cl- एक ही प्रकार का ऋणायन है। इन दोनों से मिलकर निर्मित स्पीशीज क्या बन रही है? MgCl2। इसलिए ये भी क्या है? सरल लवण। सरल लवण समझ में आ गया क्या? सरल लवण सबको क्लियर है क्या? ठीक। सेकंड पे चलते हैं अब अपन, मिश्रित लवण। तो देखो, जो मिश्रित लवण होते हैं उनकी विशेषता होती है, मिक्स्ड सॉल्ट भी बोलते हैं इनको, मिक्स्ड सॉल्ट। इनकी विशेषता होती है कि इनमें एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन पाए जाते हैं या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन पाए जाते हैं। यहाँ क्या था? एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन थे तो सरल लवण थे। लेकिन यदि एक ही यौगिक में एक से अधिक प्रकार के धनायन आ जाए या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन आ जाए तो वे क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई? जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन, धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन उपस्थित हों क्या कहलाएंगे? मिक्स्ड सॉल्ट। कैसे? उदाहरण से समझेंगे भाई। देखो, मैंने इसको उदाहरण ले लिया, NaKSO4। व्हाट इज द नेम? क्या नाम है इसका? देखो, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो देखो किन किन आयनों से मिलकर बना है ये? एक तो बना है ये Na+ से, एक बना है ये K+ से और एक बना है ये SO4-। तो देखो भाई, इस यौगिक के अंदर दो प्रकार के धनायन उपस्थित हैं और परिभाषा में भी लिखा हुआ था जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन हो। अरे हैं भाई, तो किसकी कैटेगरी में आएगा ये? मिक्स्ड सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने ले लिया CaOCl2। 10th क्लास में पढ़ा था आपने। नाम बताओ इसका मुझे, क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम बताओ। 10वीं कक्षा में भी पढ़ के आए हो आप, 11वीं में भी पढ़ के आए हो आप। कैल्शियम की क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ठीक है भाई, इसका जो सामान्य नाम है वो है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोला जाता है। तो इस यौगिक के अंदर भी हम देख सकते हैं, देखो एक आयन है कैल्शियम+2। कौन सा आयन है? कैल्शियम+2। और एक है Cl- और एक है OCl-। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के ऋणायन उपस्थित हैं, एक तो Cl- और एक OCl-। और एक धनायन है कैल्शियम। तो ये लवण भी क्या कहलाएगा? मिश्रित लवण। यहां तक क्लियर है क्या सबको? सरल लवण और मिश्रित लवण तक सबको क्लियर? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एज इट इज लिखना है पूरा का पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो। और जो उतार रहे थे साथ के साथ उतार लो पूरा। ले लिया सबने? बड़े आगे थर्ड वाले पे चलेंगे अब अपन, दिक लवण। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? ठीक, नेक्स्ट दिक लवण पे चलते हैं अब हम। फिर आएंगे हम उपसर्ग संयोजक यौगिक।
तो ये जो दोनों थे ये क्या थे, सरल लवण और मिश्रित लवण दोनों ऐसे लवण हैं जो एक ही प्रकार के लवण रखते हैं। ऐसे विलयन है ये, ऐसे यौगिक हैं जो क्या रखते हैं, एक ही प्रकार के लवण रखते हैं। अब एक से अधिक प्रकार के लवण कौन रखते हैं, द्विक लवण और जटिल, उनको पढ़ने वाले हैं अपन। तो नंबर 3 द्विक लवण। देखो नाम से ही पता चल रहा है हमको, द्विक का मतलब क्या होता है, दो, डबल सॉल्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, डबल सॉल्ट। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है डबल सॉल्ट यानी कम से कम दो लवण रखेंगे। तो क्या होगी परिभाषा, ऐसे यौगिक जिनमें, चलो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण दो लवणों के संयोग से होता है। क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनका निर्माण किससे होता है, दो लवणों के संयोग से होता है, क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। तो देखो दो लवणों के संयोग से तो निर्माण उत्सर्जक यौगिक का भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है कि ऐसा क्या डिफरेंस है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो ये तो परिभाषा हो गई, क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है ये ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, परंतु जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। सबसे मुख्य विशेषता है भाई ये इसकी, कैसे, क्योंकि द्विक लवण के रूप में तो उत्सर्जक यौगिक भी होता है। अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको कि द्विक लवण के रूप में उत्सर्जक यौगिक क्यों है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही गुण रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही पानी में डाला जाएगा तो पानी में डालने पर ये अपनी जो पहचान है उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, यानी इनके जो गुण है वो समाप्त हो जाते हैं। गुण समाप्त होने का मतलब जैसे या तो अपना कलर चेंज कर देंगे या कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो खत्म कर देंगे, इसे कहते हैं गुण का चेंज। तो जल में डालने पर ये अपनी पहचान को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। समझ में आ रही है भाई बात। इसके अतिरिक्त ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई जो किसके लिए बोली जाती है, द्विक लवण के लिए बोली जाती है। अब इनको समझते हैं हम कि उदाहरण से समझ में आएगा। मैं देखो मैंने उदाहरण ले लिया, जैसे मोहर लवण। कौन सा उदाहरण लिया है मैंने, मोहर लवण। मोहर लवण लेबोरेटरी में यूज होता है भाई, जब हम टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें यूज होता है मोहर लवण। इसका सूत्र होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये है मोहर लवण का सूत्र, जो कि एक द्विक लवण है। जो क्या है, एक द्विक लवण। कैसे है द्विक लवण, देखो एक लवण ये रहा, सामान्य लवण है, देखो आप FeSO4 एक सामान्य लवण है, दिखाई दे रहा है सबको। क्यों है, क्योंकि एक धनायन और एक ऋणायन से मिलकर के बना है, इसलिए सरल लवण कहलाए। अमोनियम सल्फेट भी एक सामान्य लवण है। तो देखो दो लवण हो गए, लवण नंबर 1 और लवण नंबर 2। तो यही तो लिखा है मैंने, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण दो लवणों के संयोग से होता है, दो लवणों के संयोग से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
और दो लवण आपस में मिल रहे हैं, मिलकर के एक नया यौगिक बना रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मोहर लवण, यानी ये है द्विक लवण का उदाहरण। ये उदाहरण समझ में आया क्या? बोलो भाई, ये उदाहरण समझ में आया क्या कि यह द्विक लवण क्यों है? दो बार। चलो और देखो, हम पढ़ रहे हैं द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनका निर्माण दो लवणों के संयोग से होता है। एक लवण, दो लवण, दो लवणों के संयोग से हो रहा है, दो सरल लवणों के संयोग से हो रहा है। दो सरल लवण भी लिख सकते हैं हम यहाँ, जिनका निर्माण दो सरल लवणों के संयोग से होता है, और इजी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, जिनका निर्माण दो सरल लवणों के संयोग से होता है, वे क्या कहलाते हैं? सरल लवण, वैदिक लवण कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट की बोल रहा है हरीश, चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये ठोस अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये ठोस अवस्था में रहेंगे, कौन? मोहर सोल्ट है, जैसे मोहर सोल्ट ठोस अवस्था में है, अगर इसको पानी में नहीं डाल रहे हैं तो ये जैसे मोहर लवण है, तो मोहर लवण के रूप में ही रहेगा, यानी अपने पूरे पूरे गुण प्रदर्शित करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। जैसे चलो एक और उदाहरण लेते हैं, फिटकरी को। आप जानते हो क्योंकि फिटकरी से और अच्छा समझ में आएगा आपको ये चीज। फिटकरी, पोटाश एलम भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पोटाश एलम। देखना सूत्र क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। देखो ये तो इसका सूत्र है, ये किसका सूत्र है? फिटकरी का। इसमें लवण नंबर 1 पोटेशियम सल्फेट, लवण नंबर 2 एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों के संयोग से क्या बन रहा है? फिटकरी बन रहा है। फिटकरी आप सबने देखी हुई है, शेविंग की दुकानों पर रखी हुई रहती है, आपके घरों में भी रखी हुई होगी। ठोस अवस्था में रहती है फिटकरी। जब ठोस अवस्था में रहती है तब वह वही काम करती है जो उसका काम होता है। करती है या नहीं करती है? यानी जब रक्त पर उसको रगड़ा जाएगा, रगड़ने पर क्या हो जाएगा? रक्त का स्पंदन हो जाएगा, कहीं घाव लग जाता है तो हम फिटकरी को लगाते हैं वहां पर ताकि रक्त का बहना बंद हो जाए। तो जब फिटकरी ठोस अवस्था में है तो अपनी पहचान बनाए रखती है भाई, ये वाला पॉइंट। जब फिटकरी ठोस अवस्था में होती है तो अपनी पहचान बनाए रखती है, परंतु जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देती है। यानी जब फिटकरी को पानी में डाल दिया जाएगा तब उसके गुणों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। वह गुण वह प्रदर्शित नहीं कर पाती है जो गुण उसके ठोस अवस्था में थे। अब आ गया क्या ये वाला बिंदु समझ में? ये स्टार पॉइंट। बोलो भाई। तीसरा बता रहा हूं अभी, दूसरा तो क्लियर है ना? दूसरा क्लियर है, चलो तीसरा देखेंगे। ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। ठीक, चलो फिटकरी को ही लेते हैं। फिटकरी का निर्माण कैसे हुआ होगा? देखो फिटकरी का निर्माण हुआ होगा, हमने एक सोल्ट लिया था K2SO4, कौन सा सोल्ट लिया था हमने? K2SO4। इसकी अभिक्रिया करवाई होगी हमने दूसरे सोल्ट से Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ में क्या लिया गया है? जल लिया गया है। इनके संयोग से, इनके संयोग से किसका निर्माण हुआ था? फिटकरी का निर्माण हुआ था। क्या देखो, ये अलग अलग सोल्ट थे, इनको पानी में मिलाया गया होगा इसलिए जल के रूप में। ये वाला जल जो होता है वहां से हाइड्रेटेड वाटर किसलिए जल कहलाता है, और फिटकरी में भी पाया जाता है। ये देखो चॉइस H2O है, तो इनसे निर्माण हुआ है इसका। इसमें कौन कौन से आयन थे? देखो इसमें आयन था, एक तो K+, एक था SO4-2, और एक था एल्यूमिनियम +3, और एक था SO4-2। लिखी थी हमने ये रहा। तो देखो केवल 3 प्रकार के आयन उपस्थित थे। देखो कौन कौन से आयन थे? एक तो पोटेशियम प्लस, एक सल्फेट -2, और एल्यूमिनियम +3। ये 3 प्रकार के आयन ही थे क्या प्रारंभ में, जिनसे इनका निर्माण हुआ था? यही थे। अब जब ये बन गया तब भी ये आयन उपस्थित हैं। देखो आप, अभी भी K+ उपस्थित है, अभी भी SO4-2 उपस्थित है, अभी भी Al+3 आयन उपस्थित है। तो मतलब क्या हुआ? ये अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। परीक्षण देने का मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम इन आयनों का परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से आयनों का?
फिटागरी के लिए K+ का और सल्फेट का और एल्यूमिनियम +3, क्योंकि ये आयन इनमें उपस्थित हैं। अब आ रही है क्या बात समझ में तीनों बिंदुओं की? बोलो भाई, तीनों बिंदुओं की बातें समझ में आ गई क्या? सबको क्लियर? अगला उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, तीसरा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट भी एक जिंक लवण का उदाहरण है, जो एक सॉल्ट तो है KCl सरल लवण, एक है NgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में ये है क्रिस्टलीय जल। तो ये कहलाता है कार्नेलाइट, जिसमें भी दो प्रकार के सरल लवण उपस्थित हैं, एक तो पोटेशियम क्लोराइड, एक मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में ये है क्रिस्टलीय जल। इसका याद रखेंगे भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय जल। जो जलीय रूप में नहीं होता है, ये क्रिस्टलीय रूप में होता है, जिसको हम हाइड्रेटेड वाटर भी कहते हैं। डॉट का क्या मतलब है? डॉट का मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ क्या है? केवल जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा? इनका क्रिस्टलीकरण किया गया था। एक बीकर के अंदर इनको लिया गया, जैसे एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने एक सॉल्ट डाल दिया, ठीक, उसको हमने गर्म किया, फिर उसके अंदर हमने दूसरा सॉल्ट भी मिला दिया, फिर हमने गर्म किया, फिर क्रिस्टलीकरण किया, क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप ये आपस में मिक्स हो गए, मिल गए, इसलिए डॉट लगाते हैं यहाँ। तो इनको योजक करने के लिए, जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा दिया जाता है? डॉट लगा दिया जाता है कि एक नया कंपाउंड बन गया। ये अलग अलग आयन नहीं रहे, ये अलग अलग सॉल्ट नहीं है, अब ये मिक्स्ड सॉल्ट है, मिक्स हो गए, ये मिक्स होकर के क्या बना रहे हैं? द्विक लवण बना रहे हैं। आ गया क्या समझ में? क्यों भाई? ठीक, द्विक लवण स्क्रीनशॉट ले लो, अगला लेंगे उत्तर संयोजक यौगिक। बीच में कौन सा बंध है? इनके बीच में कोई बंध नहीं है, बस ये जुड़े हुए एक मिश्रण है। जैसे फिटकरी देखी है आपने? फिटकरी देखी हुई है आपने? पारदर्शी टाइप की होती है, उसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो बंधे हुए हैं वो, आप केवल वे जुड़े हुए हैं, बंद वगैरह नहीं है। यहाँ पर ये डॉट लगाया हुआ है, बस आयन उपस्थित है इनमें एज इट इज। K+ आयन उपस्थित है, सल्फेट आयन उपस्थित है, एल्यूमिनियम +3 आयन उपस्थित है, उसमें मिक्स बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक है, और फिर भी अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इनमें आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है इनमें? आयनिक बंध। इनके बीच में भी, क्योंकि आयन में कन्वर्ट होंगे, K+ बनाएगा, SO4 - 2 बनाएगा, ये एल्यूमिनियम +3 बनाएगा, SO4 - 2 बनाएगा, तो आयन बन रहे हैं, इसलिए बंध भी कौन सा पाया जाएगा? आयनिक बंध पाया जाएगा। तो चाहो तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हो आप। एक और पॉइंट ऐड कर लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट चौथा क्या लिखेंगे? इनमें आयनिक बंध का निर्माण होता है, इनमें आयनिक बंध का निर्माण होता है। चलो ठीक है, तो कंप्लीट है यहां तक? ओके, अगला लेते हैं चौथा, उत्तर संयोजक यौगिक, जटिल यौगिक, जो हमारा मेन चैप्टर का नाम है। स्क्रीनशॉट जिन्होंने नहीं लिया हो वो ले लो, तीनों उदाहरण लिखने हैं उसमें। ओके, और अब होगा हमारा चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है हमारा, उपसह संयोजक यौगिक, और हम चौथा बिंदु भी यही पढ़ने वाले हैं, उपसह संयोजक यौगिक। और उपसह संयोजक यौगिक, जिसको क्या बोला जाता है? जटिल यौगिक भी बोला जाता है, या संकुल यौगिक भी बोला जाता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है। तो देखो भाई, जो उपसह संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक होते हैं, यह भी
यह भी दो सामान्य लवणों से मिलकर के ही बनते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था इनमें कुछ डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि अंतर क्या है द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक। तो ये भी दो लवणों से ही बनेंगे, दो सामान्य लवण ही मिलेंगे। यहाँ पर भी उदाहरण से मैं समझाऊंगा, पहले इसके प्रमुख बिंदु लिख लेते हैं अपन की क्या क्या है। कि ये ठोस व जलीय विलयन दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह ठोस में भी रखेंगे, जब ठोस अवस्था में तो भी ये अपनी पहचान बनाए रखेंगे, यानी अपने गुण को नहीं खोएंगे, गुण रखेंगे, परमानेंट बनाए रखेंगे। और जल में डाल देंगे ना तो भी अपने गुण अपने पास ही रखेंगे, अपने गुणों को लूज नहीं करेंगे। सबसे मुख्य बात है, क्योंकि वो लूज कर देते थे किसमें, जलीय विलयन में, द्विक लवण, जबकि ये ठोस में भी लूज नहीं करते और जल में भी लूज नहीं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और इनमें आयनिक बंध भी बनता है और उपसहसंयोजक बंध भी बनता है। उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इनमें दोनों बंधों का निर्माण होता है, भाई आयनिक बंध भी बनेगा और उपसहसंयोजक बंध भी बनेगा। और तीसरी बात, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, जिनसे इनका निर्माण हुआ है। किसी नए आयन का परीक्षण देते हैं। लो ही लिखने का काम तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब समझाऊंगा मैं आपको उदाहरण लेकर के कि ये बातें कैसे उपसहसंयोजक यौगिक पर साबित होती है, कारगर होती है। देखो उदाहरण लिया हमने, इसके लिए उदाहरण ले रहे हैं अपन, जैसे हमने ले लिया KCN। देखो पोटेशियम साइनाइड नाम है इसका, KCN का। दूसरा यौगिक ले लिया हमने APCN का होल्ड 5। दो प्रकार के यौगिक ले लिए हमने, जिसमें हमने 4 मोल लिए हैं KCN, APCN का होल्ड 5 हमने 1 मोल लिया है। दो क्या है, सरल लवण है दोनों। KCN भी एक सरल लवण है, आयरन साइनाइड भी क्या है, एक सरल लवण है। दोनों सरल लवण है। दोनों को जब मिक्स किया जा रहा है, मिक्स करके एक नया यौगिक बनता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, K4FeCN का होल 6। यही कहलाता है हमारा संकुल यौगिक। देखो भाई उदाहरण समझ में आ रहा है क्या? यह भी दो सरल लवणों से बन रहा है, द्विक लवण भी दो सरल लवणों से बन रहा था, लेकिन उनकी विशेषताएं अलग, इनकी विशेषताएं अलग। इनको मिलाने पर एक नया यौगिक बनता है, जिसे संकुल यौगिक कहते हैं। द्विक लवण में दो लवणों को मिलाने पर एक विभिन्न अलग प्रकार का यौगिक बन रहा था, जिसे द्विक लवण कह रहे थे। तो ये उदाहरण समझ में आया क्या कि द्विक लवण से डिफरेंट है? भाई देखो आप, द्विक लवण से अलग प्रकार का यौगिक नजर आ रहा है क्या आपको? ठीक, अब इसके जो हमने लिखे हैं पॉइंट, इनको समझ लेते हैं। हमने पहला बिंदु लिखा है, ये ठोस और जलीय विलयन दोनों में अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। यानी ये जो संकुल यौगिक है, ये अगर ठोस अवस्था में है तो भी अपने गुण वही प्रदर्शित करेगा जो इसके पास है, और पानी में डाल देंगे, डालने के बाद भी ये वही गुण प्रदर्शित करेगा जो इसके पास उपस्थित है पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ रही है क्या बात भाई? ये ठोस और जलीय विलयन दोनों में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उनको लूज नहीं करते हैं। क्लियर? दूसरा बिंदु देखेंगे, इनमें आयनिक और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। देखो हो रहा है कैसे, अगर मैं इसको आयनों में तोड़ूंगा तो किस किस आयन के रूप में टूटेगा ये देखना। एक तो ये 4 यहां जाएगा, दो प्रकार, ये धनायन, ये ऋणायन बन जाएगी इसकी चीज अपने आप, तो ये 4 यहां जाएगा,
तो यहाँ एक तो आयन बना K+1, क्योंकि यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 है, 1 यहाँ आएगा, K+1, ये 4 यहाँ जाएगा, तो क्या आएगा FeCN का होल 6-4। तो यही बन रहा है क्या, निम्न प्रकार के आयन है। अब ये दोनों आयन अगर जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा, आयनिक बंध। ये दो प्रकार के आयन यदि जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक बंध बनेगा क्या। और उपसहसंयोजक बंध आपको पता है, ये मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि लिगेंड है, ये धातु परमाणु है। लिगेंड और धातु परमाणु के मध्य यहाँ हमेशा कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर उपसहसंयोजक बंध और इस आयन के मध्य आयनिक। इसलिए हमने लिखा है कि इनमें आयनिक और उपसहसंयोजक बंध दोनों का निर्माण होता है। ये समझ में आ गई क्या बात। बोलो भाई, ये बात तो समझ में आ गई क्या। ठीक, अगला बिंदु, ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है, किससे हुआ है देखते हैं। इसका निर्माण हुआ था एक तो K+ आयन से, एक Cn- आयन से और एक Fe+2 आयन। बताओ इन तीनों से निर्माण हुआ है क्या इस यौगिक का। ये रहा K+, ये रहा Cn- और ये रहा Fe+2। यहाँ Cn- है इसलिए हम लिख चुके हैं उसको। क्या प्रारंभ में जब हम संकुल यौगिक बना रहे थे तब क्या ये तीन ही आयन उपस्थित थे क्या। प्रारंभ में संकुल यौगिक बनने के पहले जो हमने यौगिक किए थे उनमें यही आयन थे और इन्हीं का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है क्या, K+ बन रहा है, Cn- बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। Fe+2 बन रहा है क्या, Fe+2 बन सकता है, Fe+2 बन सकता है। कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा। अभी तो नहीं दिख रहा है आपको, Cn- नहीं दिख रहा है भाई आयन। यहाँ हमको केवल दो आयन नजर आ रहे हैं, कौन कौन थे, एक तो K+ और दूसरा कौन सा आयन है, FeCN6-4। समझ में आ रही है क्या बात। जिनसे इनका निर्माण हुआ था वो आयन ये नहीं है। यहाँ तीन आयन थे, यहाँ दो ही रह गए। देखो आप, यहाँ तीन आयन थे, तीन प्रकार के आयन थे, यहाँ दो प्रकार के आयन हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। यहाँ दो धनायन थे और एक ऋणायन था। तो हमने लिखा है ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है, किसी नए आयन का परीक्षण देते हैं। और दे रहे हैं क्या भाई किसी नए आयन का परीक्षण। देखो आप, नया आयन क्या बन रहा है, नया आयन बन रहा है FeCN6-4। समझ में आ गई क्या बात। सबको क्लियर है भाई यहां तक। ठीक, चलो एक और उदाहरण लिख लेंगे। दूसरा उदाहरण ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट प्लस अमोनिया। दो अलग अलग यौगिक लिए हमने, एक कॉपर सल्फेट लिया है, एक अमोनिया लिया है। इन दोनों को मिक्स करने पर हमें जो यौगिक प्राप्त होता है वो होता है CuNH3 का होल 4 SO4। तो देखो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट टाइप का कंपाउंड मिल रहा है। यहाँ कौन कौन से आयन थे, यहाँ तो केवल Copper+2 और SO4-2 आयन था, लेकिन यहाँ क्या प्राप्त हुआ, एक तो SO4-2 आयन प्राप्त हो रहा है, साथ में एक ये नया आयन प्राप्त हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं CuNH3 का होल 4+2। तो देखो यहाँ कौन कौन से आयन थे, एक Copper+2 और एक SO4-2 था। NH3 कोई आयन के रूप में नहीं बढ़ता है, ये एक यौगिक है केवल। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमको CuNH3 का होल 4, चार्ज क्या आएगा +2, और दूसरा आयन कौन सा है SO4-2। तो देखो यहाँ भी एक नया आयन प्राप्त हो रहा है क्या, यहाँ +2 क्यों आया, क्योंकि सल्फेट पर -2 होता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा +2। पहला वाला स्पीशीज हमेशा धनावेशित होती है, जैसे यहाँ पोटेशियम पहली स्पीशीज थी इसलिए धनावेश आया, यहाँ ये पहली स्पीशीज है इसलिए यहाँ धनावेश आ रहा है। क्यों आता है, कैसे आता है, अभी आगे समझेंगे इस चीज को।
इनके बाद अंदर बाद में घुसेंगे। अभी केवल ये समझना है हमको कि उत्सर्ग संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है। क्लियर है क्या यहां तक? सबको ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। और जो साथ के साथ लिख रहा है वो लिख भी लो। कंप्लीट। चलो एक और उदाहरण लिखेंगे इसी का हम अभी। तीसरा उदाहरण ले रहे हैं। इसमें मैं रंग के बारे में भी व्याख्या करूंगा, इसलिए लिखवा रहा हूं आपको ये वाला उदाहरण में। हम रंग के बारे में भी बात करेंगे। हमने लिया है NiCl2, एक सामान्य लवण हो गया। दूसरा एक और यौगिक लेते हैं अपन। मैंने ले लिया अमोनिया। एक तो लिया है हमने निकिल क्लोराइड और एक लिया है हमने अमोनिया। ये दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, इन दोनों को मिक्स करके हम एक नया यौगिक बनाएंगे। तो नया यौगिक जो बनता है वो बनता है NiNH3 का होल 6Cl2। यहाँ 6 अमोनिया लिए गए थे इसलिए ये यौगिक बना है। तो देखो यहाँ पर इसका कलर होता है निकिल +2 आयन की वजह से कैसा, हरा। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से आयन उपस्थित थे, एक तो Na+2 और एक Cl-1। ये दो आयन उपस्थित थे यहाँ पर, निकिल +2 और Cl-1, जिसमें निकिल +2 के कारण इस यौगिक का रंग कैसा था, हरा था। अब देखो जब हमने हम बात कर रहे थे कि हमने दो सरल लवण लिए थे, दो सामान्य प्रकार के यौगिक लिए थे, एक तो निकिल क्लोराइड और एक अमोनिया लिया था हमने। एक विलायक के रूप में होता है अमोनिया, जैसे जल होता है विलायक, ऐसे अमोनिया भी एक विलायक है। लेकिन दो प्रकार के यौगिक जिससे क्या बन रहा है, संकुल यौगिक बन रहा है। तो ये कैसे बनता है, यहाँ आयन थे निकिल +2 Cl-, जिसमें निकिल +2 के कारण इसका रंग कैसा था, हरा था। निकिल +2 के कारण इसका रंग कैसा था, हरा। लेकिन यहाँ पर देखो आप, यहाँ जो आयन प्राप्त हो रहे हैं हमको, वो कौन कौन से आयन प्राप्त हो रहे हैं, NiNH3 का होल 6। यहाँ पर Cl2 है, क्लोरीन पर चार्ज होता है -1, दो क्लोरीन के -2, तो यहाँ क्या जाएगा प्लस। और दूसरा आयन कौन सा है, Cl-। तो ये दो प्रकार के आयन बन रहे हैं। प्रारंभ में कैसे आयन थे, ये दोनों थे। प्रारंभ में थे निकिल +2 और Cl-1। अब कौन कौन से हैं, एक नया आयन का निर्माण हुआ जिसमें इस आयन का कलर जो होता है अब कैसा होता है, नीला। देखो तो देखो इसने अपने सभी आयनों का परीक्षण कहाँ दिया, इसने अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं दिया। प्रारंभ में निकिल +2 के कारण हरा रंग आता था और अब कैसा रंग आ रहा है, नीला रंग आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं दे रहा है, किसी नए आयन का परीक्षण दे रहा है। समझ में आ गई क्या बात इस उदाहरण की? अब यहाँ बीच में क्या होता है ऐसा, वो बात करते हैं। तो देखो बीच में ये होता है कि जैसे हमने एक बीकर लिया, समझने का प्रयास करना। इस उदाहरण को मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ आप लोगों को कि हमने ये यहाँ पर ये विलायक ले लिया, क्या ले लिया, विलायक अमोनिया। भारती को क्या प्रॉब्लम आ रही है, जुड़ कैसे नहीं पा रही है? नेटवर्क तो ठीक है भाई। चलो हमने ये एक बीकर में क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया। इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं बर्नर के द्वारा। इसके अंदर हमने ऊपर से डाल दिया क्या, निकिल क्लोराइड, जिसमें कौन सा आयन उपस्थित है, निकिल +2 आयन उपस्थित है, जिसके कारण इस विलयन का रंग कैसा हो गया, हरा। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? अब देखो मैंने इसको गर्म किया, तो गर्म करने से क्या बन गए, ये जो NiCl2 था ये अमोनिया में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा पूर्ण रूप से। और धीरे धीरे इनका जो लिक्विड होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इनका जो लिक्विड होगा वो उड़ जाएगा।
और हमको क्या प्राप्त होंगे, इनके क्रिस्टल्स प्राप्त होंगे, जम जाएंगे एक जगह, ये इसमें घुल करके इस प्रकार से क्या बना लेगा, क्रिस्टल। इन्हें क्या कहेंगे हम, क्रिस्टल। किसके क्रिस्टल, इस यौगिक के क्रिस्टल। ठीक, अब इन क्रिस्टल्स को हम बाहर निकाल लेंगे किसमें, पेट्री डिश। पेट्री डिश कटोरी होती है एक, जिसमें हमने इनको बाहर निकाल लिया इन क्रिस्टल्स को। ठीक, जो हमने बाहर निकाले हैं इन क्रिस्टल्स को ही क्या कहते हैं हम, इन क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं आणविक या योगात्मक यौगिक। क्या कहते हैं इसको अपन, आणविक या योगात्मक यौगिक। तो वो कौन सा होगा योगात्मक यौगिक, देखो तो यहाँ जो ये योगात्मक यौगिक होता है, ये होता है NiCl2.6NH3। देखो भाई, यहाँ पर मैंने अमोनिया में NiCl2 को डाला था, रंग कैसा था इसका, हरा। क्यों था, क्योंकि आयन कौन सा है, Ni+2, और Ni+2 आयन का रंग हरा होता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले डी ब्लॉक में भी लिखवा दिया था मैंने आपको इसका। अब यहाँ पर इसको जैसे ही मैंने गर्म किया, गर्म करने पर क्रिस्टल बने। तो क्रिस्टल हमने बर्नर के माध्यम से जो पानी था उसको और उड़ा दिया, और उड़ा करके हमें पेट्री डिश में हमने कटोरी में बाहर निकाल लिया। चाइना प्लेट आती है उसमें, इसको ही क्या कहते हैं हम, आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं, जिसका सूत्र क्या है, NiCl2.6NH। तो ये क्या कहलाता है, योगात्मक यौगिक। क्योंकि दो चीजें योग हो गई ना भाई, जुड़ गई, क्या है, योगात्मक यौगिक। अब मैं इसको डालूंगा जल में, इसको मैं किस में डालूंगा, जल में। ये मैंने ले लिया जल, जो हम बात करते हैं ना जली भी, इसको मैं जब मैं जल में डालता हूं तो डालने पर जो मुझे यौगिक प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है, मैं यहां बना रहा हूं इसको ताकि हम देख सके आसानी से, NiNH3 का और 6Cl2, जिसमें इस निकिल का कलर कैसा होता है, इस आयन का कलर होता है नीला। अब समझ में आया क्या कि यह उत्संयोजक यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, बोलो भाई। ठीक, तो ये सब चीजें हैं उत्संयोजक यौगिक के लिए। यहां तक आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। या तो उतार लें या स्क्रीनशॉट लें। डन लिख देना जब भी कंप्लीट हो जाए। इसको दोबारा समझाना हो तो बोल दो दोबारा, हाँ हरीश चलो दोबारा देखो। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि हमारे पास दो यौगिक थे, एक तो ले लिया हमने अमोनिया और एक ले लिया हमने निकिल क्लोराइड। इन दोनों को हमने किसमें मिलाया, बीकर। ये मिलाया भाई, ये बीकर लिया, बीकर में अमोनिया मिलाई, NiCl2 मिलाया। जैसे NiCl2 इसमें मिलाया, इसका कलर कैसा है, अभी निकिल प्लस के कारण हरा। कैसा रंग है, हरा। अब इसको मैंने गर्म किया, गर्म करूंगा तो क्या होगा, इसका जो लिक्विड होगा वो टूटेगा। हम जानते किसी चीज को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका पानी जो होता है वो क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। तो यहाँ पर हमें उसके क्या प्राप्त होंगे, निकिल क्लोराइड के क्रिस्टल्स प्राप्त होने लग जाएंगे अमोनिया के साथ। तो क्रिस्टल मिले, इन क्रिस्टल्स को हमने भट्टी के अंदर रख दिया। ओवन आता है एक, जिसमें जो थोड़ा बहुत पानी भी रह गया ना उसको भी तोड़ दिया जाए। तो उसमें रख करके हमने इसको पेट्री डिश में बाहर निकाल लिया इन क्रिस्टल्स को। क्रिस्टल्स जो बाहर निकाले इसमें क्या उपस्थित है, अभी ये उपस्थित है NiCl2.6NH3। इस यौगिक को ही क्या कहा जाता है, इस क्रिस्टलीय यौगिक को आणविक या योगात्मक यौगिक कहा जाता है। समझ में आ गई यहां तक बात। अब इस आणविक या योगात्मक यौगिक को जब मैंने जल में डाला, किसमें डाला इसको, जल में। किसको डाला, इस क्रिस्टलीय यौगिक। डालने पर यह क्या कर देता है, अपने क्लोरीन को तो बाहर निकाल देता है, जो क्लोरीन जुड़े हुए थे, और अमोनिया को ऐड कर देता है। और तो यहाँ क्या प्राप्त होता है हमको, NiNH3 का होल 6Cl2, एक नया यौगिक प्राप्त होता है, जिसमें कौन कौन से आयन उपस्थित हैं, एक तो ये वाला आयन और एक ये वाला आयन उपस्थित। पहले कौन से आयन थे, पहले निकिल+2 और Cl- आयन थे। अब एक नया आयन प्राप्त हो रहा है
जो कि इसकी विशेषताओं में मैंने लिखवाया है कि ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। कहाँ दे रहे हैं? किसी नए आयन का परीक्षण देते हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। एक बिंदु अब क्लियर है क्या? बोलो भाई। बढ़े आगे। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लेना। अब आते हैं हम हमारे उत्सर्जक यौगिक से संबंधित आगे अन्य बातों पर। चलो देखो भाई, अब हम इनका प्रदर्शन देखेंगे। उप सह संयोजक यौगिकों का प्रदर्शन कि किस प्रकार दर्शाया जाता है इनको। उप सहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार से इनको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखो, जो उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनको ये होती है इस प्रकार से ब्रैकेट वाली ऐसी स्थिति होती है ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट मिलेगा। ये जो एम है ये केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा। क्या रहेगा? केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो एलएन है ये क्या है? लिगेंड की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड, अपने लिगेंडों की संख्या रहेगा। तो ये कहलाता है आपका उपसंयोजक यौगिक। इसे एक तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक। दूसरा है इसको प्रदर्शित करने का तरीका कि एम एल एन रहे लेकिन आगे क्या रहे? कोई एक और आयन रहे जेड। आगे कोई एक और आयन रहे जेड के रूप में लिख दिया मैंने वो। तो एक दूसरा तरीका ये हो गया इसको प्रदर्शित करने का। तो यहाँ पर जो ये जेड है, जो यहाँ पर ये जेड है, ये तो क्या है? एक आयन है। कौन सा आयन? धनायन। और ये क्या रहेगी? इसको पूरे को बोला जाता है उप सह संयोजन एंटिटी। क्या बोला जाता है इसको? उप सह संयोजन एंटिटी। ऐसे यहाँ पर इस पूरे को क्या बोला जाता है? ये जो ब्रैकेट है इसको उप सह संयोजन एंटिटी कहा जाता है। इसको भी क्या कहेंगे अपन? उप सह संयोजन एंटिटी। मतलब ऐसी एंटिटी या ऐसा वातावरण यौगिक का, ऐसी एंटिटी या ऐसा वातावरण यौगिक का जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड आपस में जुड़े हुए हो, वही क्या कहलाता है? उपसंयोजन एंटिटी कहलाती है। इसकी परिभाषा अभी आगे हम समझेंगे। अभी तो केवल प्रदर्शन करना देख लो कि किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली इस तरह से यौगिक मिल सकता है जिस पर कोई आवेश ना हो। एक इस प्रकार से मिल सकता है जिसमें ये तो आयन रहेगा, आगे वाला है इसलिए धनायन रहेगा, ठीक। और ये क्या रहेगी? उपसंयोजन एंटिटी रहेगी। जो कैसी रहेगी? ये आयन है, कैसा आयन है? धनावेशित आयन। उपसंयोजन एंटिटी कैसी होगी? ऋणावेशित होगी, क्योंकि पहला स्पीशीज अगर आवेशित है तो दूसरी को भी आवेशित होना पड़ेगा। यहाँ एक ही स्पीशीज थी इसलिए उदासीन थी, ठीक। ये उपसंयोजन एंटिटी कैसी है? उदासीन एंटिटी है। तीसरा तरीका देखो भाई, आपको इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है इन यौगिकों को। एमएलएन पीछे क्या मिले? कोई आयन मिले, तो यहां पर इसको क्या कहेंगे अपन? उप सह संयोजन एंटिटी। और इसको क्या कहेंगे हम? आयन। तो ये जो आयन है ये कैसा आयन है? ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर पहले आयन आता है तो पहले वो धनावेशित, पहले एंटिटी आती है तो भी वो धनावेशित, यानी एंटिटी कैसी रहेगी? धनावेशित। कहने का मतलब पहले जो भी स्पीशीज आएगी दो स्पीशीजों में से वो हमेशा कैसी रहेगी? धनावेशित रहेगी, चाहे पहले आयन आए या पहले एंटिटी आए। तो तीन तरीके से देख लिए और चौथा तरीका भी देखो।
होता क्या है तरीका, MLN आपको ये इस प्रकार से भी तो मिल सकता है भाई यौगिक कि दो एंटिटीज, दो उपसंयोजन एंटिटी इस प्रकार से उपस्थित हो, एक साथ जुड़ी हुई हो, तो यह भी कैसी है, यह भी उपसंयोजन एंटिटी है, यह भी उपसंयोजन एंटिटी। यहाँ पर कोई आयन आयन के रूप में उपस्थित नहीं है, यहाँ एंटिटी के रूप में आयन उपस्थित है। तो यह पहली वाली स्पीशीज भी क्या है, एंटिटी। कौन सी एंटिटी, उपसंयोजन एंटिटी, जो कैसी होगी, धनावेशित होगी। और बाद वाली भी क्या है, उपसंयोजन एंटिटी, जो कि कैसी होगी, ऋणावेशित होगी। तो इन सबको देखने से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि पहली वाली स्पीशीज हमेशा धनावेशित होती है, चाहे वो एंटिटी हो चाहे वो आयन हो। ये समझ में आ गया क्या फॉर्मेट? बोलो भाई। प्रदर्शित करने का तरीका समझ में आया क्या? 4 प्रकार बताए मैंने आपको प्रदर्शित करने। फिर दोबारा देखो एक बार, देखना हम उपसंयोजक परिभाषित अभी करेंगे बेटा, अभी समझेंगे सभी चीजों को कि क्या लिगेंड होते हैं, क्या केंद्रीय धातु परमाणु होता है, क्या एंटिटी होती है, सब चीजों को 1 बाय 1 अभी हम शब्दावली के रूप में नोट करेंगे और समझाऊंगा वहीं पर। फिर भी थोड़ा सा हिंट देने के लिए समझा देता हूं। एंटिटी का मतलब है वह ब्रैकेट युक्त स्थिति जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे उपसंयोजक एंटिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसंयोजक एंटिटी कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, उसे ही उपसंयोजक एंटिटी कहते हैं। बस ठीक। तो देखो यहां पर ये 4 ही तरीके ऐसे हैं जिनके द्वारा आपको यौगिक मिलेंगे। इन 4 के अलावा और किसी भी तरीके से आपको यौगिक नहीं मिलेगा। या तो डायरेक्टली मिल जाए उदासीन रूप में, या इस तरह से आगे धन आयन। इस आयन को, जो आयन है ना ये, इस आयन को हम क्या कह सकते हैं? और इस आयन को हम कह सकते हैं आयनिक मंडल। क्या कह सकते हैं? आयनिक मंडल, या काउंटर आयन भी कहते हैं इसको। पर इंग्लिश छोड़ो, अभी आप हिंदी में देखो क्या कहते हैं इसको, आयनिक मंडल। और कैसा होता है ये? धनावेशित। ऐसे यहाँ पर इस आयन को क्या कह सकते हैं? आयनिक मंडल भी कह सकते हैं। आयनिक स्पेयर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आयनिक स्पेयर। और इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। या आयनिक स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ऐसे यहाँ पर ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये आयनिक स्पेयर, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, आयनिक स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैं, दोनों ही उपसंयोजन एंटिटी है। यहाँ एक उपसंयोजन एंटिटी है, यहाँ पर एक आयन है, इसलिए आयनिक मंडल भी कहलाता है। समझ में आ गए क्या चारों फॉर्मेट? कि आपको इन 4 फॉर्मेट्स में यौगिक मिल सकते हैं, जिसमें पहला धनावेशित होता है, बाद वाला ऋणावेशित होता है। चाहे पहले आयन आए, चाहे पहले एंटिटी आए, लेकिन पहले धनावेश ही आएगा, ऋणावेश हमेशा बाद में आता है। बोलो क्लियर है क्या? चलो इसको बना लो फटाफट, अभी बना लो, हाथों हाथी उतार रखा है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लें। बन गया? चलो एक नीचे एक लाइन लिख देंगे, एक स्टार पॉइंट लिख देंगे नीचे। क्या? पहले सदैव धनावेशित, पहले सदैव धनावेशित स्पीशीज तथा बाद में सदैव ऋणावेशित स्पीशीज। पहले सदैव धनावेशित स्पीशीज, बाद में सदैव ऋणावेशित स्पीशीज उपस्थित होती है। पहले सदैव धनावेशित स्पीशीज तथा बाद में सदैव ऋणावेशित स्पीशीज उपस्थित होती है।
हो गया भाई, कंप्लीट। कंप्लीट है क्या भाई? ठीक, अब हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। हेडिंग डालेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। शब्दावली का मतलब क्या है कि इस चैप्टर के अंदर जो जो भी हमको नए नए नाम नजर आ रहे हैं, नए नए बिंदु नजर आ रहे हैं, उनको समझेंगे कि वो चीज क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, क्योंकि एग्जाम में इनकी परिभाषा डायरेक्ट की जाती है। पहला है उपसह संयोजन एंटिटी। पहला क्या है? उपसह संयोजन एंटिटी। इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंटिटी का मतलब एक समूह। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एक समूह, मंडल। हेडिंग डाल लो, इसमें लिखेंगे लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजन से, लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजन से जिस इकाई का निर्माण होता है, लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजन से जिस इकाई का निर्माण होता है, उसे उपसंयोजन एंटिटी कहते हैं। लिगेंड व केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजन से जिस इकाई का निर्माण होता है, उसे उपसंयोजन एंटिटी कहते हैं। इसे बड़े कोष्ठक में, बड़ा कोष्ठक का मतलब इस तरह, इसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। यह ऋणावेशित, धनावेशित या उदासीन हो सकती है। यह ऋणावेशित, धनावेशित या उदासीन हो सकती है। हो गई भाई परिभाषा। जैसे एक उदाहरण लिख लेते हैं हम इसका। हमने लिख लिया उदाहरण, जैसे कॉपर, चलो टाइटेनियम वाला ले लेते हैं। टाइटेनियम H2O का होल 6+3, ऐसा उदाहरण हमने 8वें चैप्टर में भी पढ़ा था। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या है? लिगेंड। और ये पूरी क्या है? बड़े वेग की स्थिति, उपसंयोजन एंटिटी। जो ये कैसी है यहाँ पर? धनावेशित। देखो, तो ये धनावेशित भी हो सकती है। और बताऊं, और उदाहरण भी देख लो चलो साथ के साथ। ये धनावेशित का उदाहरण हो गया, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, मैंने ले लिया NiCO का होल 4। यहां पर ये केंद्रीय धातु परमाणु निकिल, ये लिगेंड, और ये एंटिटी क्या है? उपसंयोजन एंटिटी। जिसमें एंटिटी कैसी है? उदासीन है क्या? देखो, ये एंटिटी उदासीन है, ये एंटिटी धनावेशित थी। और एक और उदाहरण लूंगा, मैंने ले लिया K4FeCN का होल 6। तो यहां पर देखो भाई, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये तो आया ना, ये पोटेशियम आगे तो आ रहा है। इस ब्रैकेट के अंदर जो होगा वही होगा केंद्रीय धातु परमाणु। कौन है? आयरन। ये लिगेंड, और ये एंटिटी कैसी हुई? ऋणावेशित होगी क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रदर्शन में ये पहले वाली स्थिति हमेशा धनावेशित, यहाँ 4 आ रहा है, ये किस रूप में टूटेगी? देखो, ये टूटेगी एक तो K+1
और APCN का और 6-4। तो देखो एंटिटी ऋणावेशित है क्या इस यौगिक की। तो तीनों के उदाहरण बता दिए मैंने आपको कि उपसर्जित एंटिटी धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है। क्लियर है क्या ये बिंदु? बोलो भाई, ये शब्दावली क्लियर है क्या? उपसर्जित एंटिटी क्या होती? क्लियर? चलो इसको नोट कर लो, तीनों उदाहरणों को लिख लो भाई। लिख लिया? चलो सेकंड लेते हैं, सेकंड शब्दावली एंटिटी के बाद में सेकंड लिखेंगे हम, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, दैट मीन्स सेंट्रल मेटल एटम। इंग्लिश में बोले तो सेंट्रल मेटल एटम। हेडिंग डालो भाई। लिखेंगे परिभाषा इसकी, लिखो इसके अंदर उपसर संयोजन एंटिटी में, उपसर संयोजन एंटिटी में उपस्थित, उपसर संयोजन एंटिटी में उपस्थित वह धातु परमाणु जो उपसर संयोजन एंटिटी में उपस्थित वह धातु परमाणु जो लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है। उपसर संयोजन एंटिटी में उपस्थित वह धातु परमाणु जो लिगेंडों द्वारा घिरा रहता है केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। जो हमने देख भी लिया यहाँ उदाहरणों में, देखो भी, टाइटेनियम, निकल, आयरन। निकल किससे गिरा है? 4 कार्बोनिल लिगेंडों से गिरा है चारों में। टाइटेनियम किससे गिरा है? 6 H2O लिगेंडों से गिरा है चारों में। आयरन किससे गिरा है? 6 साइनाइड लिगेंडों से गिरा है चारों में। इसलिए ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। समझ में आ गया क्या सबको? बोलो भाई। ठीक, अगला उपसह संयोजन संख्या, इसको हम बोलते हैं समन्वयी संख्या, या इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हेडिंग डालेंगे तीसरा, उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयी संख्या। लिखेंगे इसके अंदर उपसह संयोजन संख्या में परिभाषा लिखेंगे इसकी, लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करता है, जितने उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करता है उनकी संख्या ही उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। परिभाषा लिखें, फिर समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे हुई। केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ
जितने उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है उनकी संख्या ही उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। उनकी संख्या ही उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। लिख लिया? जैसे देखो भाई, हमने यहां पर लिया था उदाहरण अभी NiCO का ऑल्फोर। इसमें निकल धातु परमाणु था, कार्बोनिल लिगेंड था। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने कार्बोनिल उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे? यहाँ पर एक कार्बोनिल ने बनाया, दो कार्बोनिल ने बनाया, तीन कार्बोनिल ने बनाया, चार कार्बोनिल ने, चार बन रहे हैं भाई। तो कितने बंधे हैं? चार उपसहसंयोजक बंधों की संख्या है, इसलिए समन्वय संख्या का मान भी कितना आएगा यहाँ पर? 4। समझ में आ गई क्या बात कि उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ये उदाहरण बोलो भाई। ये उदाहरण क्लियर है क्या भाई सबको? इसका बता दो मुझे आप, इसमें कितने हैं बताओ? स्कैंडियम H2O का फॉस्फेट +3। बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इस यौगिक में कितनी समन्वय संख्या होगी इस यौगिक में? बोलो। बताओ भाई, इसमें समन्वय संख्या का मान कितना आएगा इस यौगिक में? 6। ठीक है भाई, इसमें बताओ कितना आएगा? इस यौगिक में समन्वय संख्या का मान बताओ कितना आएगा? 5। भाई करेक्ट आंसर। तो ये 4, 6, 5। ठीक है, तीनों को लिख लें। आज यहीं तक करेंगे क्योंकि हमारा समय हो चला है, बाकी कल करेंगे। उतार लो ये सब। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया सबका कंप्लीट? ठीक है, कल मिलते हैं। एक बार रिवाइज करके आना इस चीज को, जितना भी पढ़ा है आज, और रेगुलर जुड़े हुए रहोगे तो क्लियर सब समझ में आ जाएगा आसानी से। ओके, ओके बाय।